मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हमने आपको इसके पहले खबर में दिखाया था, जो कि भाड़े पे रह रही थी एक महिला, उन्हें किस तरीके से उन पर ट्रेस पासिंग का केस दर्ज कर दिया गया है। और हमारे साथ उस रूम की मालिक, जिनका रूम है, जिन्होंने रूम ख़रीदा था एक बिल्डर के ऑथराइज पर्सन से, और उन पे भी मामला दर्ज हो गया। हालांकि इन्हें तो बेल मिल चुका है कोर्ट से। तो इनसे बात करते हैं विस्तार से, क्या है पूरा मामला। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम है विद्या भारत कांबड़े। विद्या जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से बिल्डर ने और पुलिस की साठगांठ के साथ आपके ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है, क्या है वो पूरा मामला और क्यों मामला दर्ज किया गया है? एक्चुअली वो रूम मैंने 2013 में ख़रीदा था। 2013 से मेरा रजत से मुलाकात हो गई थी और उसने मेरे से बात किया था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी हो रही है और यहाँ पे आपको फ्लैट मिलेगा, या मतलब उसने मेरे से ऐसा बात किया। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, चलेगा। और मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे रूम ख़रीदने का था। मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ नहीं कि मुझे इतना नॉलेज है कि मतलब कैसा रूम ख़रीदने का है। तो उसने मुझे बताया बाबा ऐसा ऐसा है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, चलेगा। तो फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपको जगह दिखाता हूँ। तो मैं जगह पे गई तो शिवाजी नगर सिग्नल पे रिहान पार्क उसने मुझे बताया। बोला 44 लाख में वो रूम आपको ख़रीदा मतलब पूरा हो जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक बार धीरन शाह से आप मिलवा दो, जो बिल्डर है। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं मिलवाता हूँ। तो वो मुझे उनके ऑफिस में लेके गए, मुझे उनसे बात करवाए। मेरा फ़र्स्ट पेमेंट उनने उधर ही लिया है, उधर से स्टार्ट किए उनने पेमेंट लेने को। फिर उनने मतलब अचानक से 2013 से जैसा जैसा मेरे पास जैसा जैसे पेमेंट आया था, जैसा जैसा मैं जॉब करती थी, जैसा जैसा मेरा सैलरी होता था या मुझे कमीशन मिलता था, वो हिसाब से मैं उनको पैसा देती थी। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। तो 2018 में वो कंप्लीट हुआ। 2018 के एंडिंग के 2 महीना पहला उनने मुझे चाबी दिया। फिर उसके बाद लॉकडाउन चालू हुआ, फिर कोरोना स्टार्ट हुआ, तो मैं भी उधर मतलब किसी को रख नहीं पाई। तो फिर बाद में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैंने उनको बोला कि मतलब बाबा मुझे वो रूम में रहने का है, मुझे जाने का है। तो वो बोले कि अभी तक तुम्हारे नाम पे नहीं हुआ है रूम, तुम फिलहाल भाड़ुतरी डाल दो, बाकी तो तुमको चाबी मैंने दिया है, तुम डाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपन उनसे पेमेंट उठा के वो जो रूम का पेपर जो है, जो नाम पे करने का है, हम तुम्हारे नाम पे कर देंगे। तो मेरे को लगा अच्छा ठीक है। मेरे पास भी जब पैसा नहीं था, लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, तो सामने रेशमा मैडम थे, वो जो बाजू के विंग में रहते थे, तो उनने ही मेरा उनसे मुलाकात करके दिया। बोले ये मैडम को रखो तुम, तो जो भी रहेगा तो ये मैडम मुझे पैसा दे देंगे। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, चलेगा। तो वो मैडम से बात वगैरह करी। फिर वो मैडम को मैंने 2021 में मैंने उनको 2022 में मैंने उनको मतलब रूम दिया। उनने एग्रीमेंट बनाया रजत ने, और उनने तो जो भी रहेगा 21 लाख का जो भी व्यवहार हुआ है, तो मैंने उनको बोला था रेशमा मैडम को कि तुम रजत को दे देना करके, तो मतलब रूम मेरे नाम पे हो जाएगा। तो उनने वो रूम के जो भी मतलब पैसे थे तो वो रजत को उनने दिए। फिर उनके कितना 7 या 8 महीने के बाद मेरे को चौकी से नोटिस आया कि मतलब मुझे बुलाया है इंक्वायरी के लिए, बिल्डर ने केस डाला है, ऐसा मतलब बोले। तो फिलहाल मैं मुंबई में नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। फिर दूसरे बार मैंने सर को कॉल करा कि मैंने बताया सर मैं आ रही हूँ या कुछ। फिर उनने मतलब मेरा कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं किया, मतलब कुछ मुझे वैल्यू ही नहीं दिया, कुछ मतलब बोलने ये को। बताइएगा, आपने रूम का पूरा पैसा दिया, ठीक है, उन्होंने आपको पेपर दिया, रूम का पोजीशन दिया, अलॉटमेंट, पूरा अलॉटमेंट। इसके बाद में फिर आपके मामला क्यों दर्ज हुआ, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। उसने एक्चुअली बिल्डर ने केस डाला कि मेरे रूम को ताला तोड़े और मेरे रूम में ये लेडीज़ घुसी है करके, ऐसा वो बोले। और फिर वो दर्ज किए। आपको पेपर वगैरह सब दे दिया। इतनी बड़ी सोसाइटी है रिहान पार्क, बहुत बड़ी सोसाइटी है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी उसकी बहुत टाइट है। तो इस तरीके से कोई रूम में कैसे घुस सकता है? क्योंकि आपके पास जो बिल्डर अथॉराइज पर्सन है रजत, उसने आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब दिया, आपको उसके ऑफिस ले गया है। चाबी भी ले दिया था उसने, चाबी भी मुझे दिए थे, अलॉटमेंट लेटर दिए थे मुझे, जो मैंने जो पैसा दिया था उनका पावती भी। और मामला क्यों दर्ज किया? क्योंकि इसमें एक अख्तर खान करके है जो रेरा में गए, इनके खिलाफ कंप्लेंट किया है, उसके बाद में ही आपके ऊपर 2 जन को उनने रूम बेचा है, उनको भी बेचा और मुझे भी बेचा है। किसने बेचा? रजत ने बेचा। ने तो इस चीज़ के बारे में बिल्डर को नॉलेज नहीं था क्या कि बिल्डर की कुछ साठगांठ है इसमें? अभी ऐसा तो लग रहा है कि बिल्डर की ही मतलब जो भी रहेगा, बिल्डर भी उसमें मिक्स है। उसने उसको मालूम होने के बाद कि उसके रजत ने मुझे भी बेचा है और या बिल्डर ने उसको बेचा है, तो उसको मालूम है रहेगा कि मेरे को रूम बेचा है रजत ने। जब मुझे चौकी लेके गए तो बोला कि हाँ रजत ने किया है ये सब। और एक चीज़ ये जानना चाहेंगे
कि आपको रूम खाली कराने के लिए कितना टॉर्चर किया गया? क्या आपके पास ओरिजिनल पेपर भी आपका कुछ लिया गया है क्या? मेरे से 10 दिन मुझे पीसी था एक्चुअली। मुझे जब अरेस्ट किए 27 दिसंबर को मेरे घर से, मेरे को 9 बजे उठाए थे और 5:30 बजे मुझे तक चौकी में बिठा के रखे। 5:30 बजे मुझे अरेस्ट लेटर दिया उनने कि तुम अरेस्ट हुए। फिर उसके बाद मुझे उनने सवाल पूछे कि तो फिर मेरे को उनने 10 दिन का पीसी लिए। 10 दिन के पीसी में उनको मतलब जो पूछताछ थी और जो उनको पेपर चाहिए थे तो मैंने उनको सब दे दिया था। जैसा मतलब उनने बोले थे कि ओरिजिनल पेपर दोगे तो तुम्हारे ऊपर मतलब कार्रवाई ज़्यादा होएगी नहीं और तुमको हम लोग छोड़ देंगे। तो जब मैंने उनको पूरे ओरिजिनल पेपर दे दिए थे, अलॉटमेंट लेटर जो मैंने खरीदा हुआ पावती था वो सब मैंने उनको दिया था। मतलब कि आपको टॉर्चर कितना किया गया? क्योंकि ये सब मामले में देखा गया है बहुत टॉर्चर कर रहे थे कि आप वो रूम मतलब आपने ख़रीदा ही नहीं है, आप उधर घुसे हो, आपने उधर चोरी किया है। मैंने मतलब पूरा फ्लैट खाली था, उधर कुछ था ही नहीं। वहाँ पर आप कितना दिन थे? क्योंकि आपने अगर रूम खरीदा था तो वहाँ पर आपको पोजीशन मिल गया था, लॉकडाउन के पहले आपको चाबी भी मिल गई, तो वहाँ पर कुछ दिन आप थे या नहीं थे? वहाँ पे मैं आना जाना मेरा चालू ही था। वहाँ पे मतलब मैं जाती थी आती थी, जो भी था सोसाइटी के आदमी लोग से मिलती थी, आना जाना चालू था मेरा एक्चुअली भाड़ोत्री डालने तक। हाँ, जब मैंने रेशमा को डाला फिर उसके बाद भी मैं गई थी वहाँ पे। तो आपको कितना टॉर्चर किया है इससे वो बताइएगा थोड़ा सा? मुझे मतलब बोल रहे थे कि हम लोग तुमको इतना पैसा बिल्डर से लेके देते हैं, तुम मतलब ये करो, रूम पर जाओ मत या कुछ, मतलब बहुत मारहान, मतलब चौकी में बहुत टॉर्चर करते थे। मतलब पूछने के लिए कि नहीं बोल के करके तूने नहीं रूम खरीदा है करके, वो रेशमा ने खरीदा है, उसके ऊपर मतलब जो है हम लोग उसके ऊपर डालेंगे। मतलब जो भी रहेगा कि मतलब पुलिस लोग ऐसा ये करते हैं, व्यवहार करते हैं कि मतलब जो सच है हमको बोलने नहीं देते हैं कि ठीक है उसका जो भी मैटर है। लेकिन जो उसने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसने मेरे साथ लीगली व्यवहार किया है, मैं उसको दोषी नहीं ठहरवाती हूँ। लेकिन जो उसका जो मैं उधर कस्टडी में थी, जब बिल्डर उधर आता था और जब वो बिल्डर उधर पोलीस का जो मोकटे जे सर आहेत त्यांच्यासोबत त्यांनी घरी जाऊन टाळं तोडलं मी कस्टडीत असताना आणि तिथे तोडफोड केलं। ॲक्च्युली माझे मिस्टर पण तिथे गेले, त्यांनी व्हिडिओ वगैरे काढला। माझ्या मिस्टरांना आले चौकीला तर त्यावेळेस सांगितलं की नाही तुम्ही इथंच बसायचं, पुढं जायचं नाही, नाहीतर आम्ही तुझ्यावर पण अफेअर करणार। म्हणजे मी आता याच्या पुढे मी करणार तरी काय, मला कोणता इलाजच नाही त्यांच्या पुढे जायचा, का की ते मला डायरेक्ट बोलतात की आम्ही तुझ्यावर मोठी कंप्लेंट हे करू। म्हणजे तर मी काय करू, माझे 2 मुलं आहेत लहान लहान, मला त्याच्यामुळे मला काय त्यांना बोलता पण आलं नाही। जसं त्यांनी मला सांगितलं तसं मी बोलत गेले। तो एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, अभी आपको न्यायालय से तो राहत ज़रूर मिल गई है, मगर जो रेशमा है अभी भी वो इस केस में फ़रार चल रही है। हालांकि उन्होंने हमसे बात तो ज़रूर किया है, मगर किस तरीके से उनको राहत की आप मांग करेंगी प्रशासन से और क्या अपील करेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा मामला हो गया है, 2 महिला, सरकार जो कि महिला की सुरक्षा को लेकर लगातार बात करती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे सरकार हो, और हालांकि मुंबई पुलिस नंबर 1 पे भी आती है इस मामले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, मगर यहाँ पर 2 ऐसी महिला हैं जो कि खुद को बेगुनाह बता रही हैं। तो क्या अपेक्षा करती हैं आप सरकार से और न्यायालय से? वो बेगुनाही है एक्चुअली, उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है, वो गलत है। और उन्हें वो जो इल्ज़ाम लगाए उनकी उन्हें इंक्वायरी ही की ही नहीं है। और एक्चुअली वो चौकी में भी गए थे, उनका जो भी स्टेटमेंट था उनने उधर दिए थे, मुझे उतना कंफर्म मालूम था। और फिर अभी जब से मतलब मुझे अरेस्ट किए हैं या कुछ किए हैं तो उनको वो फरादी बता रहे हैं, तो मुझे तो भी इतना लगता है कि उनको न्याय मिले। और आपको मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या लगता है आपको इस रूम खाली कराने के पीछे असल वजह क्या है? इसकी वजह ऐसी है कि एक्चुअली बिल्डर ने 2 जन को रूम बेचा है, मैंने 44 लाख में ख़रीदा है, आज उसकी कीमत करोड़ों के भी ऊपर है। तो उसके लिए वो शायद रूम खाली करने के लिए 44 लाख में ख़रीदा है, तो उसके आपके पास कुछ पेपर वगैरह बिल्डर के? हाँ, रिसिट है मेरे पास, रिसीट वगैरह मेरे पास सब था। तो आप पुलिस कस्टडी में थे, आपके पास से कुछ पेपर भी पुलिस ने जो ले लिए थे। कौन कौन से पेपर ऐसे लिए हैं? क्या आपको दोबारा दिए या नहीं दिए? नहीं दिए मुझे, जो मेरे ओरिजिनल पेपर थे अलॉटमेंट लेटर और जो मैंने खरीदी हुआ पावती जो मुझे मिलता था हर टाइम पे, जैसा जैसा मैं पैसा देती थी वो मुझे रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि सर बोले थे रिटर्न देंगे करके। लेकिन फिर भी मैं डर के मारे उसका झेरॉक्स निकाल के रखी थी, तो फिर भी मुझे वो झेरॉक्स भी निकालने के लिए नहीं दे रहे थे। फिर भी मेरे हस्बैंड ने कैसा कैसा करके निकाल के लेके आए और ओरिजिनल पेपर मैंने उनको दिया, लेकिन अभी तक उनने मुझे रिटर्न नहीं दिया है। आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे ये बताइए? मैं यही अप्लाई करती हूँ कि मतलब
जे पण मी रूम खरेदी केलेला आहे आणि मी खूप कष्ट करून ते रूम खरेदी केलेलं आहे. मी धंदा लावल्यापासून, मी पेशंट केअरपासून, मी लोनचे कामं, या म्हणजे मी रस्त्यावर बसून एक एक रुपया जमा करून मी ते पैसे एकदम जमा करून मी ते घर खरेदी केलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये मला माहिती नव्हतं की तो मला फसवेन म्हणून. तर मला आता एवढीच अपेक्षा आहे सरकारकडून की मला ते घर मिळवण्यासाठी मला सरकारने काही गोष्टीमध्ये मदत करावी. तो ये थे हमारे साथ विद्या, जो कि बता रही थी कि इनके साथ किस तरीके का बिल्डर और पुलिस द्वारा अत्याचार हुआ है. इनके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है. तकरीबन ये 1.5 महीना जेल में भी काट के आ चुके हैं. अब देखना ये रहेगा न्यायालय की तरफ से फैसला किसके हक में आता है. कैमरा पर्सन मोहम्मद क्या जैन सैयद, मुंबई टीवी, कुर्ला.